तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमृतलाल बेगड़ जी के यात्रा वृत्तांत मेरे सहयात्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा वृत्तांत को स्टार्ट करें उससे पहले अमृतलाल बेगड़ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम आपको बता देते हैं। इनका जो जन्म है 1928 में हुआ था और 90 वर्ष की आयु में इनका 2018 में निधन हो गया था। इनका जन्म हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में और निधन भी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, अमृतलाल बेगड़, इनको नर्मदा पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो नर्मदा है, माँ नर्मदा है, ठीक है, मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और इन्होंने जो नर्मदा नदी है, इस नदी की 2 बार परिक्रमा की थी और इसी कारण इन्हें नर्मदा पुरुष भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे सहयात्री यात्रा वृत्तांत को स्टार्ट करते हैं। अगर वे वृद्ध मेरे सामने होते तो मैं उनके चरणों में अपना सिर रखता। यहाँ पे वे वृद्ध हैं, मतलब लेखक हैं, इनको रास्ते में यात्रा के दौरान एक वृद्ध आदमी मिले थे, तो उन्हीं के बारे में ये यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर वे वृद्ध मेरे सामने होते तो मैं उनके चरणों में अपना सिर रखता और उनके आशीर्वाद लेकर ही इस पुनरावृत्ति परिक्रमा पर निकलता। पुनरावृत्ति परिक्रमा ये कहलाती है जिसमें लेखक क्या कर रहे हैं, दूसरी परिक्रमा के बारे में लिख रहे हैं। तो पुनरावृत्ति परिक्रमा मतलब दूसरा, यानी दोबारा या बार बार परिक्रमा करना, ये कहलाती है पुनरावृत्ति परिक्रमा। 1980 की बात है, मैं परिक्रमा में था। मंडला के निकट पहुंचते ही या पहुंचने ही वाला था, तो ये परिक्रमा कर रहे थे और मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो उसी जिले के निकट ये पहुंचने ही वाले थे। तभी सामने से आते हुए एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं वृद्ध के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उनके चरण तो मैं दोबारा परिक्रमा लगाने से पहले छूता जरूर, ठीक है। वेशभूषा से परिक्रमावासी जान पड़ते हैं। परिक्रमावासी ही थे, यानी कि जो परिक्रमावासी मतलब वो होता है जो परिक्रमा लगाने वाले लोग हैं, उनको परिक्रमावासी कहा जाता है। मैंने पूछा, आप उल्टे कैसे चल रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी जलहरी परिक्रमा है, इसमें समुद्र को नहीं लांघते हैं, इसमें दोहरी परिक्रमा होती है। तो दोस्तों, जलहरी जो परिक्रमा होती है, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई पेज वगैरह दिख जाए, अब वैसे तो नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी मान लो, तो इसमें ऐसे लांघते नहीं है नदी को। यहां से यदि कोई चला है ना तो पूरी नदी की परिक्रमा करेगा, तो इसमें दोहरी परिक्रमा करनी पड़ती है, ये कहलाती है जलहरी परिक्रमा, ठीक है। आई होप कि आप लोग जलहरी परिक्रमा शब्द को समझ गए होंगे। इसमें समुद्र को या नदी को नहीं लांघते हैं, इसमें दोहरी परिक्रमा होती है। मैं चकित, 75 वर्ष की उम्र में यह वृद्ध बिना किसी संगी साथी के कैसी कठिन परिक्रमा कर रहे थे। सूलपाड़ की झाड़ी में, सूलपाड़ देखो, सूलपाणी शब्द होता तो सूलपाणी भगवान विष्णु का भी एक नाम है, तो एक सूलपाड़ी की झाड़ी होगी, उसी में भीलों ने उन्हें लूट भी लिया था, चश्मा तक ले लिया था। तब से ऊंच नीच का सही अंदाज नहीं हो पाता। कई बार गिर चुके थे, जो वो वृद्ध व्यक्ति थे वो कई बार गिर चुके थे। मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए, पैसे देने चाहिए, तो बोले, मतलब लेखक ने उनकी सहायता करने की सोची और पैसे देने की भी बात की, तो वो क्या बोलते हैं, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता, किसी तरह उन्होंने नहीं लिए, पैसे तक नहीं उन्होंने लिए। मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ तो पैसे रखता हूँ, राशन रखता हूँ और साथ में एक विश्वस्त साथी भी रखता हूँ। अकेले चलने का साहस कभी नहीं, जो अकेले चलने का साहस है वह लेखक कह रहे हैं कि मुझ में तो कभी नहीं कर सका, मतलब मैं कभी भी अकेले नहीं चला हूँ यात्रा पर। और ये वृद्ध अकेले, एकाकी, निसंग, अकेले भी हैं, एकाकी हैं, निसंग हैं, किसी के साथ नहीं है, अकिंचन चल रही है। अकिंचन यहाँ पे जो शब्द है, अकिंचन शब्द का अर्थ होता है बिना धन के। जहाँ दोस्तों, मतलब जो कुछ भी हाथ में, ये बोलते हैं ना, झोला लेके निकल गए, कोई भी चीज हाथ में नहीं ली, मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अकिंचन चल रही थी, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे भी या नहीं, क्या पता, फिर भी अपनी मस्ती में चल रही है। उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि अगर मैं 75 का होऊंगा, यानी कि 75 वर्ष की आयु का,
तो थोड़ी ही सही नर्मदा की पद यात्रा, पद यानी कि पैरों से यात्रा अवश्य करूंगा, यानी कि किसी वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन 75 की उम्र अभी दूर है, 22 बरस दूर है, यानी कि उस समय लेखक 53 साल के थे जब उन्होंने नर्मदा की पहली बार परिक्रमा की थी। वहां तक पहुंच सकूं अथवा ना भी पहुंच पाऊं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। परंतु 3 अक्टूबर 2002 के दिन 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। तो 3 अक्टूबर 2002 को लेखक 75 साल के पूरे हुए। तो नर्मदा की जो प्रथम पदयात्रा थी वो उन्होंने 7 अक्टूबर 1977 के दिन को शुरू की थी। उसे 7 अक्टूबर को 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो 7 अक्टूबर को ही 25 साल पूरे हुए थे इस यात्रा को। मैं 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि आकाश तुम जो किताब रहती है उसी को पढ़ देते हो। भाई किताब को ही तो पढ़ा जाता है, मैं कॉपी को तो पढ़ने ना लगूं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैं लिख नहीं सकता, और ऐसा नहीं मैं लिख ना पाऊं, इनको मैं लिख सकता हूं। जैसे मेरे सहयात्री, इसको 4-5 पेजों का यात्रा वृत्तांत है, मैं लिख सकता था, लेकिन यार मजा नहीं आता उसमें। इसी में से आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा उसको मैं पढ़ता जाऊंगा। ओके, तो इनको 7 अक्टूबर को 25 वर्ष हो गए थे। तो नर्मदा पदयात्रा की रजत जयंती को तो मैं नर्मदा तट की पदयात्रा करके ही मनाया जा सकता है। मेरे चिर पोषित स्वप्न को साकार करने की घड़ी आखिर आ गई। चिर पोषित का मतलब होता है ऐसा, चिर यानी क्या होता है लंबा, पोषित यानी कि लंबे समय से पोषित पाला हुआ स्वप्न, इसको साकार करने की घड़ी आ गई थी। इनका क्या स्वप्न था? नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाए, यानी कि पदयात्रा की जाए। यह तिथि इस यात्रा को निमित्त भले ही बनी हो, मतलब इस यात्रा की निमित्त भले ही बनी हो, असली कारण यह है कि नर्मदा सौंदर्य के घेरे से मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता हूं। तो निमित्त का यहाँ पे अर्थ सीधा होता है कि जो ये यात्रा तिथि है 7 अक्टूबर की, ये उसका कारण भले ही बनी हो, असली कारण क्या है कि नर्मदा सौंदर्य के घेरे से मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं नर्मदा नदी, मां नर्मदा नदी का सौंदर्य हमेशा से मतलब पाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, बार बार वही लौट जाना चाहता हूं, जहाज के पंछी की तरह। मैं नर्मदा की पूरी परिक्रमा कर चुका हूं। दोनों तटों को मिलाकर 2624 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं। नर्मदा पदयात्री के रूप में यह मेरा पुनर्जन्म होगा। 1977 में जबलपुर से मंडला तक चला था, इस बार भी वहीं से चलता, लेकिन बरगी बांध के कारण, अब जबलपुर में बरगी बांध बन गया था, इसके कारण अत्र लुप्ता नर्मदा, अत्र लुप्ता यानी कि यहाँ पे जो नर्मदा है वह छुप गई है, वह वाली स्थिति बन गई है। ना वे गांव रहे, ना वे पगडंडियां रही। पगडंडिया जानते ही हो आप लोग, जहाँ पे 2 रास्ते बन जाते हैं ना, उनको पगडंडिया कहते हैं। और ना वे किनारी। इसके बाद 1978 में मैं मंडला से अमरकंटक तक चला था। तय हुआ था कि वहीं से चला जाए, अब मंडला से चला जाए। कांता ने, तो यहाँ पे दोस्तों कांता जो यहाँ पे शब्द आया है, ये इनकी पत्नी का नाम है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब इस यहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखना कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन इनके साथ आए, ये प्रश्न बिल्कुल बनते ही बनते हैं। और आगे अपन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। कांता ने पहले से ही कह रखा था कि मैं साथ चलूंगी। हमारे भरे पूरे परिवार से उसे कितना लगाव है, विशेष रूप से 6 महीने के पौत्र क्या कहलाता है, इनके बेटे का बेटा बंसज से, उनका नाम है बंसज। वह तो उसके गले का हार है, कांता की गले का हार है, किंतु यह सारा सुख छोड़कर वह मेरे साथ नर्मदा की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलेगी, धूप में झुलझेगी, माफ कीजिएगा, झुलसेगी और ठंड में ठिठुरेगी। अशोक तिवारी मेरे साथ नारेश्वर से लेकर 24 अवतार तक की 40 दिन की लंबी पदयात्रा में चल चुका है। मेरे बेटे का सहपाठी रहा। यात्रा में मेरी वैसी ही देखभाल करता था जैसे एक पुत्र अपने पिता की करता है। जब भी वह
चलने को तैयार हो गया तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। साथ चलने के लिए अब देखिए मुंबई से 4 लोग आए हैं। कौन कौन आए हैं मुंबई से 4 लोग? तो पहले हैं 64 वर्षीय रमेश शाह, 61 वर्षीय उनकी पत्नी हंसा, 36 वर्षीय पुत्र संजय, रमेश का पुत्र संजय, और इस परिवार की अभिन्न मित्र 56 वर्षीय गार्गी देसाई। तो ये चारों लोग मुंबई से आए हैं लेखक के साथ यात्रा करने के लिए मां नर्मदा की। यहाँ पे ये भी आ गए पढ़ाई करने के लिए। ना वे मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें, उन्होंने मेरी दोनों गुजराती पुस्तकें पढ़ी हैं, बस इसी से आ रहे हैं। दिल्ली से अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिल मिश्र भी आ रहे हैं, और ये अखिल मिश्र कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र के भतीजे। तो भवानी प्रसाद मिश्र को तो आप लोग जानते ही होंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, ये इनकी कविताएं हैं। वे मेरी पुस्तकें पढ़कर ही आ रही है। रमेश भाई और उनकी पत्नी कोई 20 बरस तक फ्रांस, इंग्लैंड और अफ्रीका में रहे हैं। डॉक्टर अखिल सेमिनारों में विदेश जाते ही रहते हैं। ये सभी लोग नर्मदा की दूर दराज की पगडंडियों पर मेरे साथ चलेंगे। तो ये मतलब इतने सारे लोग जा रहे हैं लेखक के साथ। कितना सुख मिलता है यह जानकर कि कोई दूसरा सर्वदा अपरिचित, मतलब कुछ अपरिचित व्यक्ति भी हैं, वह मुझ पर विश्वास करते हैं, विश्वास करता है और मेरे साथ चलने को तैयार है। मुझे यह देखकर भी खुशी हो रही है कि नर्मदा सौंदर्य की गूंज दूर दूर तक फैल रही है। इस बार मेरा विश्वस्त साथी छोटू है, वह जो छोटू है विश्वस्त साथी वह नहीं है, वह अपने गांव चला गया है। उसकी जगह चलेगा गरीबा। गरीबा कौन है? नाम तो गरीबा का सोहन है, लेकिन गरीबा जो है उसकी बहन उसे गरीबा कहती है, तो हम भी कहने लगे। तो 5 अक्टूबर 2002 को दोपहर 2 बजे हम सभी लोग बस से मंडला गए। वहां से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित गुरु स्थान जाने के लिए जीप से निकले। रात हो गई थी। एक कच्ची सड़क पहाड़ी के ऊपर तक जाती है। इसका उपयोग कभी कभार ही होता है, इसलिए उस पर घास उग आई है और सड़क मुश्किल से ही दिखाई देती है। फिर भी जीप वाला हमें सही सलामत ऊपर तक ले आया। मंदिर के बरामदे में सोए थोड़ी ही देर में खर्राटे शुरू हो गए। एक के बाद मतलब एक के बंद होते ही दूसरे के शुरू हो जाते हैं। खर्राटों की जो अंत्याक्षरी है उन्हीं को समझिए। जुगलबंदी भी हो जाती है। एक महाशय, अब देखिए मतलब जो मंदिर का बरामदा है वहां पे ये सारे लोग सो रहे हैं, तो वहां पे खर्राटे लेते हैं ना कोई कोई लोग, तो यही उसी का वर्णन यहाँ पे हास्यप्रद रूप में लेखक करते हैं कि एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं। खर्राटों की अंत्याक्षरी ही समझिए। जुगलबंदी भी हो जाती है, कभी कभी 2 खर्राटे एक साथ आ जाते हैं तो उसे जुगलबंदी कहते हैं। एक महाशय तो खर्राटों का कीर्तिमान ही स्थापित करने पर तुले थे। इतना बता दूं कि इस दौड़ में मैं भी था, लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भोज बेला में नीचे के खेतों से उठते कोहरे को देर तक निहारता रहा। धूसर धुंध में कोहरे की झीनी चादर ओढ़े खेत कितने पावन यानी कि पवित्र लग रहे थे। मुझे हमेशा ही लगा है कि प्रकृति के सौंदर्य में एक पावन भाव होता है। मनुष्य द्वारा निर्मित सौंदर्य में सदा ऐसा नहीं हो पाता। पावन होना तो दूर, कई बार तो वह सलील का मतलब होता है पवित्र तक नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन या दिन पर दिन इस सौंदर्य का मुखड़ा है वह अश्लीलता की ओर चला जाता है, और हम और आप चू चपड़ तक नहीं कर सकती, क्योंकि यह होता है कला के नाम पर। तो आजकल कला के नाम पर बॉलीवुड का चेहरा तो आप लोगों को दिखाई देता ही होगा। फगनू रात में ही आ गया था। 60 बरस का था, पर युवाओं जैसा बलिष्ठ और कद्दावर। शरीर मजबूत और गठा हुआ है। अधिकांश दांत गिर गए हैं, इसलिए उम्र से अधिक बूढ़ा जान पड़ता है। वैसे मेरे भी सामने के दांत नहीं है, पर हाल ही में मैंने नए जड़वा लिए हैं। आजकल नकली दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव वाले और संचारी भाव वाले। मेरे स्थायी भाव वाले हैं।
संचारी भाव वाले दांतों को रात में हवेली खाली करनी पड़ती है। तो ये लेखक दांतों के प्रकार बता रहे हैं कि 2 प्रकार के दांत होते हैं। संचारी भाव वालों को क्या करना पड़ता है, रात को निकालना पड़ता है उन दांतों को। तो एक पेज और रह गया है, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, मतलब यात्रा वृत्तांत। और संक्षिप्त यात्रा वृत्तांत है, आप लोगों को मजा आया होगा। यह वही फगनू है जो अंग्रेज परकम्मावासी मीरा यानी कि मैरिटा मेडल के साथ यहाँ से अमरकंटक तक और वहाँ से डिंडोरी जो कि एक जिला है वहाँ तक चला था। मीरा ने ही मुझसे कहा था कि फगनू को साथ ले जाइए। हमें 2 सहायकों की आवश्यकता थी ही, क्योंकि रमेश भाई और हंसा बहन सामान उठाकर नहीं चल सकते। इसलिए हमने फगनू के अलावा घनश्याम को भी साथ ले लिया। फगनू, घनश्याम और गरीबा तीनों गोंड हैं, मतलब गोंड जनजाति से हैं। सारा दिन उस पहाड़ी पर ही रहे। उसका लघु आकार उसे एक विशिष्ट जीवंतता प्रदान करता था। यह पहाड़ी पेपर बेट जैसी लग रही थी। आसपास के खेत कहीं उड़ ना जाए, इसलिए उन पर रखा पहाड़ी जो है वह पेपर बेट है। रात का अंधेरा घिरते ही दिल्ली से डॉक्टर अखिल मिश्र आ गए। उन्हें लेकर आए हैं अरविंद गुरु और उनकी पत्नी मंजरी। दोनों मंडला के कॉलेज में हिंदी के अध्यापक हैं। यह पूछने की धृष्टता मैंने नहीं की कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। तो ये काफी मजेदार व्यंग्य है। यहाँ पे कभी कभी इसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। एक बार अब लेखक यहाँ पे क्यों नहीं की ये मतलब धृष्टता इन्होंने दोनों जन से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्यों नहीं की, तो इसका ये वर्णन करते हैं। एक बार मैं अपने पड़ोसी वर्मा जी के घर गया था। पति पत्नी दोनों वकील हैं। श्रीमती वर्मा जी से पूछा, वर्मा जी नहीं है? उन्होंने कहा वे कोर्ट गए हैं। पूछा आप नहीं गई? उन्होंने कहा आज मेरी छुट्टी है। मैंने फिर पूछा उनकी नहीं है? उन्होंने मृदु हास्य के साथ कहा वे लोअर कोर्ट में है, मैं तो हाई कोर्ट में हूँ। दोनों ने पैर छुए। मंजरी ने कहा जब से आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं तभी से मन में था कि मिलते ही आपके चरण स्पर्श करूंगी, और भी लोग ऐसा करते हैं। मैं बाधा नहीं पहुंचाता। एक तो वृद्धावस्था के कारण पूजनीयता का बोध यूं ही घूस पड़ता है। दूसरे दरअसल चरण स्पर्श वे मेरा नहीं नर्मदा का कर रही है। मेरी हैसियत तो एक चिट्ठी रसा की है। 7 अक्टूबर 2002 को सुबह सवेरे गुरु स्थान से नीचे उतरे और 3 किलोमीटर दूर नर्मदा पर बने मानोट के पुल के लिए चल पड़े। 2 महीने पहले पैर की एड़ी पर घर का ही दरवाजा ऐसा धड़ाम से लगा था कि 10 दिन तक घर से बाहर नहीं जा सकता था। परिक्रमा में कहीं गिर गिरा गया और हड्डी दरक गई या टूट गई तो जो दुर्गत होगी सो होगी। जग हसाई अलग होगी। लोग कहेंगे इस बुढ़े की तो मति ही मारी गई थी। अब पड़े रहो प्लास्टर में साल भर तक। किंतु दूसरे ही क्षण मैंने इस विचार को झड़क दिया, यह समस्या मेरी नहीं नर्मदा की है। इसकी चिंता मैं क्यों करूं। अंतिम लाइनें और बची हैं। नर्मदा को देखते ही हृदय छलक उठा। कैसा माधुर्य बिखेरती बह रही है वह। हमें विदा देने के लिए मंडला से नरेश चंद्र अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ आए थे और हमारे लिए ढेर सारी खाद्य सामग्री लाए थे। इनसे भी पुस्तकों के कारण ही परिचय हुआ था। पुस्तकों के कारण घाट पर सभी ने स्नान किया, द्वीप प्रभावित किए और नर्मदे हर के घोष के साथ चल पड़े। मैं हौले से बोला, नर्मदा तुम दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, मेरे लिए मोक्षदा हो, यानी कि मोक्षदायिनी हो, मेरे लिए मोक्ष देने वाली हो। तो यहाँ पर हमारा जो मेरे सहयात्री यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक हैं अमृतलाल बेहड़, ये समाप्त होता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो अपन डील कर ही सकते हैं, तो आइए इन सभी प्रश्नों को जान लेते हैं। अमृतलाल बेहड़ ने किस नदी की परिक्रमा की? तो नर्मदा नदी की। इसका पहला ऑप्शन सही है। मेरे सहयात्री क्या है?
तो यह एक प्रकार का संस्मरण है। अमृतलाल बेहड़ जी ने किसे मोक्षदा कहा है? तो मोक्षदा किसे कहा है? नर्मदा नदी को। दोनों तटों को मिलाकर बेहड़ जी ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की? 2624 किलोमीटर की। तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। और भी कई प्रश्न बनते हैं, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मैं इन प्रश्नों को भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न में नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। संस्मरण के आधार पर बेहड़ जी के सहयात्रियों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। संस्मरण क्या है स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। नर्मदा नदी के सौंदर्य पर एक निबंध लिखिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो भी था रियल था, मतलब जो भी बुक में दिया गया था मैंने उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए पार्ट के साथ, या नए एक कोई यात्रा वृत्तांत या किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। जुड़े रहें मेरे साथ। जय सिया राम।